नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज बात उस राष्ट्रगीत की जिसकी एक एक पंक्ति में आजादी के आंदोलन की हुंकार है। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले वंदे मातरम का अपमान, वंदे मातरम के गायन के दौरान उसके अपमान को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। सोनिया गांधी का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के तीखे तेवर हैं, तीखे सवाल हैं राष्ट्रगीत के सम्मान पर। यह विवाद आखिर क्यों, विस्तार से दिखाएंगे आपको पूरी खबर और विशेष मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे, बहस भी होगी। इसके बाद बात झारखंड की, जहां अटूट हौसलों की हुंकार साफ सुनी जा सकती है। झारखंड में छात्र सरकार के सामने डटे हुए हैं। लाठी आंसू गैस के बीच आंदोलन की अटूट हुंकार। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का संघर्ष जारी है। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, भरोसे और भविष्य का भी है। और बात उस युवा शक्ति की जो विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सशक्त युवा महिला विकसित भारत का मंत्र। आत्मनिर्भरता से नेतृत्व तक कैसे युवा और नारी शक्ति लिखेंगे विकसित भारत की नई कहानी। तो न्यूज नाइट में हमारे साथ देखिए देश दुनिया की तमाम जरूरी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान पर गरमाई सियासत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने भुलाया राष्ट्रगीत। अधूरे गान को लेकर देश से माफी की मांग। भाजपा ने लगाया 140 करोड़ देशवासियों की नियमों के उल्लंघन का आरोप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे मातरम की। न्यूज नाइट की शुरुआत में वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो हुंकार जिसने करोड़ों भारतीयों से आजादी का जज्बा जगाया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही राष्ट्रगीत अब सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो के हवाले से बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने पर आपत्ति जताई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनसे आपस में इशारा करते हुए नजर आए। तो आखिर पूरे जो ये वंदे मातरम गाए जाने को लेकर ये जो विवाद था, आखिर है क्या ये विवाद और किस बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं, आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा भवन से, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ और इसी दौरान सामने आए वीडियो को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही यह तस्वीर उसी कार्यक्रम की है। इसी वीडियो क्लिप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का मंत्र रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। उन्होंने कांग्रेस से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देश की जनता से माफी मांगने की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी।
और वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी के एक के बाद एक कई नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे देश का अपमान बताया है। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस के यह तीनों वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे ये मांग करता हूं कि देश से माफी मांगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। कल जैसे ही वंदे मातरम के बाद दूसरा स्टेंजा शुरू हुआ कि कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद करा ले, उतने में जैसे लगा कि सोनिया जी को कितना बुरा लग गया। तुरंत मुड़ करके अरे रोको, ये कौन पूरा बजा रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। लेकिन वंदे मातरम पर विवाद यही नहीं रुका। अब इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज की भी एंट्री हो चुकी है। नौहाटी से बीजेपी विधायक सुमित्रा चैटर्जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना गहरा आक्रोश जताया है। सुमित्रा चैटर्जी ने कहा कि वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने सोनिया गांधी से देशवासियों, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। सुमित्रा चैटर्जी ने अपनी चिट्ठी में वंदे मातरम के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इतिहास और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विरासत का विस्तार से जिक्र किया है और सवाल उठाया कि जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया, उसके पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को आपत्ति क्यों है। सुमित्रा चैटर्जी ने कहा कि उनके परिवार ने इस घटना से लेकर और इस पर बहुत दुख महसूस किया है और इसे देश और बंगाली समाज का अपमान बताया है। सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और अब मामला राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर पुलिस शिकायत तक भी पहुंच गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता विकास पुत्तूरू ने और कार्यकर्ताओं के साथ उर्वा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान कथित अनादर का मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास किया गया और इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचा। राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है ये। उन्होंने पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यानी दिल्ली में शुरू हुआ विवाद अब कर्नाटक तक पहुंच चुका है। और हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक में मामला सिर्फ वंदे मातरम के अपमान तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि जमीर अहमद खान ने स्वतंत्रता दिवस पर विजयनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इनकार कर दिया था। मामले को लेकर विधानसभा में भी तीखी बहस हुई और अब इस विवाद की गूंज केरल में भी सुनाई दे रही है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन पर वंदे मातरम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वंदे मातरम गाया, जबकि केरल में इसे लेकर नियमों का उल्लंघन किया गया। राजीव चंद्रशेखर ने इसके पीछे IUML के दबाव का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी इसे स्वीकार कतई नहीं करेगी। What Muhammad Ali Jinnah did 80 years ago, using the Indian Union Muslim League to divide Indians and partition India,
today VD sedition with at the coaxing of and the behest of the Indian Union Muslim League and the Jamaat-e-Islami is trying to do in Kerala. It will not be permitted. It will not be allowed. This is not politics. और वंदे मातरम जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को एकजुट किया, आज उसी को लेकर सियासत आमने सामने है। बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल बता रही है, कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस सोच के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से आपत्ति है और राष्ट्रगीत के सम्मान पर सहमति आखिर कब बनेगी। तो यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी है। राष्ट्रगीत का सम्मान, देश की भावना का सम्मान, राष्ट्रगीत का सम्मान, देश की भावना का सम्मान, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ में। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन पटेल, जो कि कांग्रेस के नेता है, जुड़े हुए हैं। पवन पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सर, बहुत स्वागत है आपका भी। पवन पटेल, सबसे पहले आप ही के साथ बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशजों से लेकर और बीजेपी के नेताओं ने बहुत सारा सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाया जाए कि जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, करोड़ों करोड़ भारतीय उससे प्रेरित हुए, एक जिसको कहते हैं कि भारत का सूक्ति वाक्य बन गया, उस गायन से कांग्रेस नेतृत्व को आखिर आपत्ति क्या है? भले ही उनके मतलब उनके चाहने के बगैर वो एक जो बिल था वंदे मातरम से जुड़ा वो पारित हो गया, लेकिन बावजूद उसके अब तो वो कानून बन गया है। तो कम से कम देश की अगर भावनाओं का सम्मान नहीं करना था तो कम से कम कानून का सम्मान तो किया ही जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, कानून बन गया, कौन सी धारा के अंदर कानून बना तो बताइएगा, मुझे धारा बता दीजिएगा, मुझे उसका आइडिया नहीं कि कौन सी धारा के अंदर बना, ये बता दीजिएगा। और रही जो बात आज जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है, सबसे बात इसको सिंपल सरल भाषा में समझने का प्रयास किए। वहां जो हुआ था उसको हमारे यहाँ बता दिया गया कि उनको जिस तरह खड़े में तकलीफ थी, सोनिया जी को ऐसा लगा कि खड़े होने में तकलीफ है, जो जयराम रमेश जी ने पूरी तरह से बता दिया। पवन पटेल जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं एक बार अपने पीसीआर से कहूंगा वो आपसे संपर्क करें, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तब तक मैं वापस आपके पास आऊंगा। आरपी सिंह के पास चलेंगे। आरपी सिंह साहब, ये इस पूरे मुद्दे को आप देख रहे हैं कि क्या ये सीधे तौर पर इसकी वजह क्या आप देखते हैं और कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जितना कुछ मैं समझ पाया, पवन पटेल कह रहे हैं कि भाई कानूनी तौर पर इसको मत देखिए और बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं। कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इस मुद्दे का? पवन पटेल ने मान लिया जो हम लोग कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के चलते हुए इतने अंधेराए गए हैं कि इनको और कुछ दिखता नहीं, इनको राष्ट्रभक्ति से कुछ लेना देना नहीं। कल जब वीडियो आया तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये कहा कि नहीं, वो तो कुर्सी मांग रही थी, सोनिया जी कुर्सी की मांग कर रही थी। उसके बाद कुछ नेता कर नहीं, हम तो इतना ही गाएंगे। एक इनके मुसलमान नेता उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इतना ही गाएंगे। आज एक नया वीडियो आ गया, उसका ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है, वीडियो भी मेरे पास है, वीडियो में दिखा सकता हूं। मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, आरपी सिंह साहब, आपको बीच में मैं टोक रहा हूं कि थोड़ा सा आपका ऑडियो बढ़ा दिया जाए प्लीज सर। तो वो ट्रांसक्रिप्ट, जी कैरी ऑन। वो ट्रांसक्रिप्ट मैं पढ़कर सुना देता हूं जो राहुल गांधी वहां पे बोल रहे हैं वंदे मातरम के गीत से पहले। वी डोंट नीड टू सिंग, वी आर नॉट सिंगिंग वंदे मातरम, इट्स आवर वर्जन ऑफ वंदे मातरम। हम यहाँ पे अपना गाना ही गा रहे हैं। तो इसमें तो बड़ा स्पष्ट है क्या कि इनके लिए राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रगान का कोई मायने नहीं है। इनके लिए सब कुछ वोट बैंक है। इनको लगता है हम एक पर्टिकुलर वोट बैंक हम इसके माध्यम से साध लेंगे और हम ये कर हम पर्टिकुलर वोट बैंक साध लेंगे। परंतु देश की जनता समझती है, ये बार बार कहते हैं ना वोट चोरी वोट चोरी, असल में इनको समझना चाहिए ये जिस प्रकार की हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से ये राष्ट्र विरोधी हरकतें करते हैं, उसके चलते ही इनका वोट चोरी होता है। इनको लोग नकारते, इसीलिए नकारते हैं बार बार, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर ये लोग सत्ता में गलती से आ गए तो ये क्या करेंगे, सबको जानकारी है। तो आरपी सिंह साहब, आपको लग रहा है कि ये एक किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए उसको एड्रेस कर रहे थे और इसलिए सारे जेस्चर्स थे, ये सारी चीजें थे, रुकाने की कोशिश जो भी वीडियो में जैसा दिख रहा है? आप वोट बैंक कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि एक मुसलमानों के एक पक्ष को खुश करने के लिए, सब मुसलमान नहीं इससे खुश होने वाले, सब मुसलमान वंदे मातरम के पक्ष में हैं,
परंतु एक पक्ष ऐसा है जो कि प्रखर पक्ष है, उसके पक्ष में ये इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। और सबको दिख रहा था कि सोनिया गांधी जी इस बात से खफा है, दूसरे स्टैंजे के बाद ही खफा हुई, वो दिख रहा है सबको। परंतु अब इनकी मजबूरी है, इनको लगता है कि इसी प्रकार से हम अपना एक वोट बैंक को साध लेंगे। तो वह समझदार हैं, खुद लोग भी समझदार हैं, इस बात को समझते हैं कि कितनी बात इनके मन में, कितनी राष्ट्रभक्ति है, कितने इनके मन में राष्ट्र की बात है। और ये वो कांग्रेस भी नहीं है, माफी के साथ, जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ये वो कांग्रेस भी नहीं है। और ये भी कहीं अपने खाते में बार बोलते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, हमने देश को आजादी दिलाई थी। ये भी आज गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने आहुति दी। इनके यहाँ से तो कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई सिख हूँ इसलिए मेरी जानकारी में जो है 66 सिखों को तोप के गोले से उड़ाया गया था 17 जनवरी 1872, कांग्रेस के बनने से 18 साल पहले। तो कहाँ थी कांग्रेस तब? और किस लिए उड़ाया गया? क्योंकि उन्होंने विदेशी आइटम्स का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, विदेशी आइटम्स का होली जलानी कर, उनको उसको आग लगानी शुरू करी। तो ये तो वो कांग्रेस भी नहीं है जिसने देश की सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई, जिसको क्लेम करते हैं, लड़ी है। और ये आपकी कांग्रेस है, ये नए डीएनए वाली कांग्रेस है। इनको वोट बैंक के आगे कोई दिखता नहीं है, इनके लिए हर चीज वोट बैंक है। जी 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 पवन पटेल, बहुत सारे आरोप हैं। पहला सवाल जो था मेरा, उसमें अब कुछ चीज़ें आप और भी जोड़ लीजिएगा। भाई राहुल गांधी को वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने उनको कोट किया है, आरपी सिंह साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये हमारा अपना, हम अपना राष्ट्रगीत गाएंगे, ये हमारा राष्ट्रगीत नहीं है। तो फिर वही सवाल उठता है कि आखिर कम से कम जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रीय आइकन्स हैं, उनको लेकर सियासत क्यों? नहीं, देश के राष्ट्रीय आइकन को लेकर कभी सियासत कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी भी। आरपी सिंह साहब जो बोल रहे थे, इनके हिसाब से तो इनके सांसद ने बोल ही दिया है कि 2014 में आजादी मिली थी, वो तो भीख मिला था। तो इनका जो सोच है, जो इस टाइप की सोच वाले लोग हैं, जो संघी लोग हैं, जिस टाइप से संघ की क्या भूमिका रही है, इसी तिरंगे का किस तरह अपमान किया, संघ का अपमान किया, पूरी दुनिया जानती है। इनके इतिहास पे जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि उस समय किसके, उस कमेटी में जितने हमारे जो आइकॉन की बात करें, सभी आइकॉन थे। और हमारा ये आप बताइए, 1896 में पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में इस गीत को गाया था कि नहीं गाया था, आप ये बता दीजिए। तब से लगातार हम गाते हुए चले आ रहे थे कि नहीं चले आ रहे थे, ये बता दीजिए। जब इनकी हिंदू महासभा थी, जिन्ना के साथ जो सरकार बनाई, उस समय अंग्रेजों की जो 60 रुपए पेंशन लेते थे, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, उस समय चाहते तो ये भी अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम का गा सकते थे, लेकिन नहीं गाया। इसका कोई जवाब नहीं देगा, ना आरपी सिंह देंगे, ना कोई देगा। अभी इनकी बांसुरी स्वराज देखिए, गलत बात है, ये गलत बात। चुप रही, थोड़ा हमारा वैसे कम टाइम चला गया। बांसुरी स्वराज जी ने भी जनगण मन के बीच में जब इधर, देखिए गलत बात है ना। थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आपने जिस तरह तिरंगे का, जिस तरह संघ वालों ने अपमान किया, पूरी दुनिया जानती है। आप कम से कम मत बोलिए। आप छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आपको ये मिल गया है, तो आप इसको लेकर के घूम रहे हैं। उसमें तो जवाब देते नहीं मारा। दिल से इनका सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, वहां हिम्मत कोई नहीं आने की। अब आप इसमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तो कम से कम इसको मत करिए। पूरी दुनिया आपको देख चुकी है। अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, आपका असर जनता के सामने आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बांसुरी स्वराज जी जनगण मन के बीच में इधर उधर गई थी, उसमें आपने डिबेट की थी क्या? उसमें क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई? कोई जवाब नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर कुछ छंदों को काटने की बात कर रहे, उसको उससे जोड़ दे। उस जो कमेटी ने जो 2 छंदों को मान्यता दी थी, उसमें महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित नेहरू जी, आचार्य नरेंद्र जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये सभी उस कमेटी में तो उनकी सहमति से हुआ गया था। मैं पूछ रहा हूँ, आरएसएस कहाँ थी उस समय? और आरएसएस ने अपने कार्यक्रम में आपने कुछ ठीक है सर, अब कुछ सवाल पूछ लीजिए, सुन लीजिए सर, आपने सुन तो लीजिए पवन पटेल जी। अरे पवन पटेल जी, मैं इसीलिए बिल्कुल चुप रहा कि आपको बिल्कुल धैर्य से सुनूं कि जो सवाल है उसका जवाब कहाँ मिलेगा। आपने 1896 से लेकर के और आज तक का इतिहास बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया जो सवाल है मूल, कि भाई ये जो इस बार जो वीडियो में दिख रही हरकत, उसके पीछे का क्या जवाब है, क्यों ऐसा किया? इन्होंने बहुत कुछ किया होगा। सुनिए, मैं इनके पे डिबेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपने क्यों किया? आप तो ऐसे नहीं थे, आप कह रहे हैं ना आप ऐसे नहीं थे, ये बहुत खराब रहे होंगे। उनसे उनका अभी बारी आएगी तो उनसे पूछ लेंगे, आपने जो सारे सवाल लगाए हैं उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे क्या मंशा है?
तो निखिल जी, मैंने आप शायद मेरे उस सेशन में बोला होगा जो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे जयराम रमेश जी ने बोला कि उस कुर्सी के लिए बात किया, तो उतने देर से खड़े थे, उनको ऐसा लगा सोनिया जी को उनको कुर्सी की जरूरत है बैठने की। उसको बुलाया सेवा दल वाले जो भाई है, उसमें उन्होंने मना कर दी कि नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। इसको जयराम रमेश जी ने भी बोल दिया है। आखिर पूरा वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम वहां पे रुका नहीं कि हमने रोक दिया गया। रोकने की बता वो इंटरप्रिटेशन की भारतीय जनता पार्टी को मौके की तलाश में रहती है कि कुछ इस तरह की चीजें मिल जाए। ठीक है, अभी तक तो चुप रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपका पॉइंट आ गया। आरपी सिंह से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जयराम रमेश ने क्लियर कर दिया कि वो तो कुर्सी मांग रही थी। जी, जरा मैं चाहता हूं अगर वो वीडियो आप चला दे, दिखते कहीं पे कुर्सी मांगने का कहीं इशारा दिखता हो आप। बाकी सवाल भी पूछ लीजिएगा निखिल जी, बाकी सवाल भी आपने बोला पूछने के लिए। फोटो को जो वीडियो है वो चला दें, हमारे प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और एक बार मैं वीडियो जो राहुल गांधी का वो भी चलवा स्क्रीन पर चला देंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा सारा मामला। जी, आप अपनी बात रखें, जारी रखें, हम इसको फुल स्क्रीन पे चला देंगे। निखिल जी बाकी बातें भी पूछ लीजिएगा, बांसुरी स्वराज वाली जो मैंने पूछा शुरू हाँ, वो सारे सवाल मैंने कहा ना, आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ। और दूसरा बात इन्होंने पूछा कि संघ का क्या रोल रहा देश की आजादी को लेकर। सन 1921 में डॉक्टर हेडगेवर जी को अरेस्ट किया था और 1 साल वो जेल में रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश की रानी का आने का विरोध किया था। सन 1930 के अंदर फिर वापस से उनको जंगल का जो सत्याग्रह था उसमें उन्होंने फिर अरेस्ट किया था। उनको लगभग 9 महीने फिर जेल में रहना पड़ा था। तो 60 रुपए की पेंशन कौन ले रहा था, ये भी बता दीजिएगा। पवन जी, मैंने अभी आपने कहा बीच में मत बोलो। फिर ये जो नक्सल वाली सोच छोड़ दो ना जी, दिमागी नक्सल छोड़ो अपनी बात। अरे नक्सल बात छोड़ना छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बोला कि नक्सल बोला जनता समझने लगी है। अच्छा चलिए सर, ठीक है। अब मैं अपने तीसरे मेहमान के पास जा रहा हूँ। मैं अपने तीसरे मेहमान, नहीं पवन पटेल जी आप शांत हो जाइए। आरपी सिंह साहब जाना चाह रहा हूँ रामकृपाल जी के पास। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास 1896 से बताया ना, मैंने तो 1872 का इतिहास बताया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। इस तरह से अरे सर सुनिए तो सर, अरे इस पर एक न्यूट्रल वॉइस भी तो सुन ले। अरे सुन लीजिए, एक न्यूट्रल वॉइस सुन लेते हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, कई लंबा उनका अनुभव है। सर किस तरह से, क्योंकि राष्ट्रगीत को लेकर के, राष्ट्रगान को लेकर के, राष्ट्रीय आइकन्स को लेकर के सियासत, ये इस कम से कम मतलब हम लोगों ने तो इसकी अपेक्षा कभी नहीं की थी कि हमारे राजनीतिक दल इस लेवल पर उतर आएंगे, जिस भी वजह से की, लेकिन ये हो रहा है आज। कैसे देखते हैं इसको? निखिल जी बांसुरी स्वराज। हेलो जी रामकृपाल जी आप बोलिए, सवाल आपसे है जी। निखिल जी, मैं इसीलिए बीच में बोल पड़ा, वरना मुझे चुप होकर के सुनने में कोई परहेज नहीं था। लेकिन बात तो अभी कल 15 अगस्त था, कल की थी, और उसके एक दिन पहले भी कुछ हुआ था जिसमें मेलोनी का नाम लिया गया था जी। तो मेरा ये कहना है कि अतीत की विशेषता इसी में है कि वो वर्तमान को जन्म दे और पर्दे के पीछे चला जाए। बात इसकी है, इसको 1800 और वो आप सेंचुरी के पीछे मत जाइए। कल जो कुछ हुआ है और परसों जो कुछ हुआ है पूरे देश ने देखा है। और जिस तरह से जयराम रमेश जी पर मुझे बड़ी दया आ रही थी कि आज इस उम्र में टोपी लगा करके वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जो बात कुर्सी की बात कहीं भी, जिस तरह सोनिया जी का पूरा एक्शन रहा है उसमें पहले हाथ तो उन्होंने सामने उठाया जी, पीछे की तरफ तो किसी को इशारा ही नहीं किया कि कुर्सी लाओ। और मेरा ये कहना है कि जो कानून अभी हम मानते हैं कि संसद से जो कानून पास होता है वो किसी पार्टी का कानून नहीं होता है, वो देश का कानून होता है जी। और जो लोग संसद के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, अगर वो अभी बिल पास करके आए हैं वंदे मातरम पर, अगर उन्हें नहीं पता कि वंदे मातरम या राष्ट्रगान जनगण मन के समय किस तरह से मुद्रा बनाई जाती है, उसमें तरह तरह के हाव भाव और नृत्य करते हुए और आपत्ति जताते हुए जिस तरह से चीजें निकली है वो पूरा देश देख रहा है। जी 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 जी, ये तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर है, इसको भी देश जिसने ना देखा वो देख सकते हैं जी। मेरा वही कहना है कि देखिए, जिस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते उसको जितना ही आप जबरदस्ती डिफेंड करने की कोशिश करेंगे उतने ही आप हास्यास्पद हो जाएंगे।
और मैं पवन पटेल जी से यही कहूंगा कि अतीत में क्या हुआ था नहीं हुआ था बात उसकी नहीं, 14 और 15 अगस्त की जो घटनाएं हैं सिर्फ इस पर हम लोग टिके रहें और बात करें निश्चित रूप से। और मैं तो बीजेपी से भी कहता हूं कि विशेष लोगों के बारे में बात करते हुए वो कानून से ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एंड एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वलिटी जी ऑफ लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जी अच्छा रामकृपाल जी, एक चीज में रामकृपाल जी एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब इसके लिए 3 साल की अनादर करने के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो हम इस बात को क्यों नहीं कहते कि कानून के तहत जिसने भी कोई गलती की है उस पर मुकदमा चलना चाहिए, जी चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। एक गरीब आदमी अगर करता है तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है। 20-20 सालों से लोग अंडर ट्रायल हैं जिन पर मुकदमा शुरू नहीं हुआ जी। और आप हैक्स हैं इसलिए कि आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक फैक्ट है। जी इस पर भी देश की जनता दरअसल जवाब मांग रही है। आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज चाहता हूं जिस पर बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, कि ये क्या आपको यही लग रहा है कि ये जो सारा कुछ किया गया सियासी प्रहसन में कहूंगा कि ये सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक को एक निश्चित वर्ग को एड्रेस किया जा सके? देखिए, आज से नहीं है, जब से इस पूरे गान से छंद काटे गए थे तब से यही कोशिश थी कि एक माइनॉरिटी वर्ग नाराज न हो। उसमें दुर्गा का जिक्र है, उसमें कई चीजें और थी। जो लोग कहते हैं हम तो माता मानते ही नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। ये जब हमने मान लिया है कि ये संविधान से चले गए थे, तो जो कानून पास हो जाए वो सबके लिए स्वीकार होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसमें चूंकि ये चीज है, वो चीज है, फलाना चीज है, वो बात खत्म हो जाती है। जी। जो कानून बन गया है उस कानून के तहत अगर कोई उसकी अवमानना करता है, उसकी मुखालफत करता है, तो उस पे कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। को देखना चाहिए कि छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। जी बिल्कुल। ये समय का तकाजा है, इसे किया जाना चाहिए। बिल्कुल, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो आज का जो है जो कानून उसका पालन किया जाना चाहिए, और जाहिर तौर पर वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। और ये जो आपकी बात कही है सर, हमारे पास समय आज बस इतना ही, हम फिर आपसे डिबेट में जुड़ेंगे तो इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो न्यूज नाइट में आपको दिखाएंगे छात्रों का अल्टीमेटम, खबर झारखंड से। ब्रेक के बाद खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। छोटे, सच बोल, तूने ये फोटोशॉप किया है ना? क्या भैया, कुछ भी। तू कॉलेज में भी ऐसे ही मार्कशीट एडिट करके पापा को दिखाया करता था। भैया, मैं अपने खुद के घर का बिजली का बिल क्यों फोटोशॉप करूंगा? तो फिर ये जीरो बिल पॉसिबल कैसे? भैया, PM सूर्यघर से बिजली की बचत भी पॉसिबल है और पावर जनरेशन भी। वाह रे ऊपर वाले, तेरा ही कमाल है। अब बिजली बिल होगा 0। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, हर घर सूर्यघर। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे
पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रांची में छात्र पिछले 23 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 13 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी है। आंदोलन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए। 23 दिनों का लगातार प्रदर्शन, 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के शरीर भले ही टूटते और बूझते नजर आ रहे हों, लेकिन हर बीते दिन के साथ इनका हौसला और अटूट होता जा रहा है। छात्रों की मांगों और जरूरतों से मुंह मोड़े सोरेन सरकार को सीधी टक्कर देते ये छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने विरोध को दर्ज कराते हुए छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए। छात्रों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। अब छात्रों की मांग सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में सुधार तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से भी अपील की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस को जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार से जिद छोड़ने और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। जैसे सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए 2 बच्चे मांग करेंगे भाई सीबीआई से जांच कराओ। वहीं लगातार 13 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। देवेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर हाफिज अली के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर बार बार कम हो रहा है। फ्लूइड दिए जाने के बाद बीपी कुछ हद तक सामान्य होता है, लेकिन फ्लूइड बंद होने पर फिर से गिरने लगता है। डॉक्टर के मुताबिक शरीर में फ्लूइड की कमी से कमजोरी और चक्कर की समस्या हो सकती है। अनशनरत छात्र प्रेम नायक ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अनशनरत छात्र देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर तिरंगा मार्च में शामिल नहीं होने देने का आरोप लगाया है। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। हमें नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए। पुलिस बहुत एग्रेसिव मोड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे, तो कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा। हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया।
कई दिनों से भूख हड़ताल के चलते छात्रों का स्वास्थ्य भले ही गिरता जा रहा है, लेकिन उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत हैं। एक तरफ छात्र मुख्यमंत्री के इस्तीफे और अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर सबकी नजरें टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों के आंदोलन का समाधान निकालती है या फिर प्रदर्शन और उग्र रूप लेता है। ब्यूरो इनपुट के साथ रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सहकार से समृद्धि की प्रतिबद्धता। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, The taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, The taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर राजस्थान से। राजस्थान की धरती पर विकास की नई इबारत लिखने का संकल्प। अलवर में डेयरी से लेकर किसानों, युवाओं और बुनियादी सुविधाओं तक विकास के फलक का विस्तार हुआ है। कहीं 10,580 युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र पहुंचे, तो कहीं हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं ने भविष्य की तस्वीर को आकार दिया है। चित्तौड़गढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को नमन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल, जनजातीय विकास और राजस्थान की आर्थिक समृद्धि का रोड मैप भी सामने रखा। सहकार से समृद्धि, निवेश से रोजगार और विकास से नए राजस्थान की ओर बढ़ते कदम। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में विजयनगर ग्राउंड में अलवर सरस डेयरी परिसर में नवीन डेयरी संयंत्र का शिलान्यास किया। अमित शाह ने विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट और कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण भी किया। अलवर राजस्थान में किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को DBT हस्तांतरण, 10,580 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण और राजस्थान सरकार के 6,262 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को
अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अमित शाह ने उनके राजनीतिक और राष्ट्रीय योगदान को याद किया। शाह ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु शक्ति के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। वहीं जनजातीय समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय के गठन को भी उन्होंने अटल जी की दूरदर्शिता से जोड़ा। अटल गौरव स्मृति समारोह में अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान शाह ने राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए इसे राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए परिवर्तनकारी बताया। गृह मंत्री के मुताबिक पहले कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में सिर्फ 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया, पर मौजूदा समय में मोदी सरकार ने 8 साल में लगभग 64 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। आज 944 काम 5,755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि अब कोई मां बहन को एक कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद आज आनंद है, कांग्रेस ने 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया था। मोदी जी ने इस सिर्फ 8 साल में 64 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहां पर प्रस्तापित की है। राजस्थान में निवेश का मुद्दा भी अमित शाह के संबोधन के केंद्र में रहा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो राजस्थान में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती मिर्च। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम मुनियाबाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है।
छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की दिशा में सप्तधारा का आह्वान किया। 7 ऐसी शक्तियां जिन्हें भारत की नई विकास यात्रा का आधार बताया गया। मैन्युफैक्चरिंग से कृषि, टेक्नोलॉजी से गति, रक्षा से हरित नीली अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर तक पीएम ने विकास की एक ऐसी समग्र तस्वीर सामने रखी जिसमें युवा शक्ति भी सबसे अहम साझेदार है। सवाल सिर्फ 7 क्षेत्रों के आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि इन 7 धाराओं को एक साथ प्रवाहित कर भारत की नई गति और नई ऊंचाई तय करने का है। तो क्या है प्रधानमंत्री की सप्तधारा की पूरी परिकल्पना और विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में ये 7 शक्तियां कैसे बनेंगी बदलाव की धारा? इसे समझते हैं हमारे इन विशेष ग्राफिक्स के जरिए। हम बताते हैं कि क्या है ये सप्तधारा। विकसित भारत की सप्तधारा, 7 शक्तियां, एक लक्ष्य, विकसित भारत। 7 शक्तियों का एक लक्ष्य, विकसित भारत। लाल किले से प्रधानमंत्री का सप्तधारा का आह्वान रहा है। पिछले अगले जो है वो 5-7 वर्षों में नई ऊंचाई और नई गति देने का लक्ष्य है इस सप्तधारा के जरिए। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की धारा से जोड़ने पर जोर दिया गया है इसके जरिए। तो 7 अलग अलग क्षेत्रों की ताकत से भारत के 2047 के संकल्प को, जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, उसको गति देने की परिकल्पना है ये सप्तधारा का विजन। और इसमें क्या है ये 7 धाराएं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो पहली शक्ति है वो है मैन्युफैक्चरिंग की। मेड इन इंडिया से मेड फॉर द वर्ल्ड तक, यानी कि जो भारत की जो पहचान है, जो आइकन है, जो मेड इन इंडिया का जो वैल्यू है, वो पूरी दुनिया में छा जाए। छोटे पुर्जों से बड़े उत्पाद तक पूरी वैल्यू चेन भारत में। डिजाइन से उत्पाद तक भारत बने ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र। ये एक सपना है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। वैश्विक बाजार की 3 कसौटियां, कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, यानी कि जो कीमत है वो कम हो, जो क्वालिटी है वो सर्वोत्तम हो और जो स्केल हो वो काफी बड़ी हो। और जीरो डिफॉल्ट, यानी कि उसमें किसी भी जो उत्पाद हो उसमें कोई कमी ना हो। जीरो डिफॉल्ट उत्पादन और गुणवत्ता बने भारत की पहचान। तो यह है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी जो सप्तधारा की शक्ति है वो है कृषि और फूड प्रोडक्शन। और इसमें खेत से दुनिया के बाजार तक किसान की उपज को वैश्विक बाजार से जोड़ने का लक्ष्य है कि अब जो हमारे किसानों का उत्पाद है वो वैश्विक बाजार से जुड़े। और एफटीए जो हो रहा है 40 देशों से के साथ में, और उससे अधिक लगातार ये संख्या बढ़ रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे वैश्विक बाजारों का पूरा लाभ किसानों को सीधे मिले, इस बात की कोशिश है और निर्यात बढ़ाने का इसके जरिए लक्ष्य है। फिर आते हैं कि मिलेट्स, मसाले, फल फूल और पारंपरिक जो खान पान है भारत का, उसको वैश्विक पहचान दी जाए, मेड इन इंडिया पहचान हो इन जो फूड प्रोडक्ट्स है और जो कृषि प्रोडक्ट्स है उनका। तो फूड प्रोसेसिंग और केमिकल फ्री खेती से वैश्विक मानकों वाले एग्रो प्रोडक्ट्स बने। वैश्विक मानकों यानी कि जो वर्ल्ड के जो मानक हैं उनके आधार पर जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हैं वो रहे। अब तीसरी अगर सप्तधारा की बात करें तो यह है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इस पर बहुत जोर दिया है प्रधानमंत्री ने। भारत सिर्फ बाजार नहीं है बल्कि दुनिया का नवाचार केंद्र है, इनोवेशन हब बनेगा इंडिया। एआई, क्वांटम टेक्निक्स, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर में अगली छलांग लगाने को तैयार है भारत। यूपीआई और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत वो पहले ही उससे वो रूबरू करा चुका है। तो भारतीय डिजिटल तकनीक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य है, इसको ग्लोबल बनाने का लक्ष्य है। और अगली पीढ़ी की संचार तकनीक, जो नेक्स्ट जनरेशन की संचार तकनीक है, उसमें भारत की अगुवाई हो, इस बात की कोशिश होगी। और मेड इन इंडिया 6G को हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प है। इसके बाद जो अगली धारा है, चौथी शक्ति जो है वो है गति शक्ति। इसमें हम बात स्केल और स्पीड के करते हैं। तेज और निर्बाध संपर्क से देश के हर हिस्से को जोड़ने पर जोर है। कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रेल, आधुनिक राजमार्ग, जलमार्ग और नए नए हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी पूरे देश के कोने कोने से हो और बहुत स्पीड के साथ हो। बहुमाध्यम परिवहन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए और इसके जरिए माल की आवाजाही तेज हो, सुगम हो, और इसके लिए यह पूरी योजना तैयार की जा रही है। बंदरगाह जो है वो सिर्फ आवागमन का एक क्षेत्र ना बने बल्कि विकास और कारोबार के केंद्र बन जाए, इसकी योजना तैयार की जा रही है। फिर अगली जो सप्तधारा है, पांचवी शक्ति जो है वो है रक्षा शक्ति।
आत्मनिर्भर सुरक्षा से वैश्विक सामर्थ्य तक, यह हमारी रक्षा शक्ति में आत्मनिर्भरता की बात है। रक्षा में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि यह आज समय की जरूरत है। और अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीक में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य है कि इंडिया जो है वो लीड करे दुनिया को, और जो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस के, वो पूरी दुनिया में छा जाएं। ड्रोन, काउंटर ड्रोन और हाइपरसोनिक रक्षा तकनीक पर जोर दिया गया है। साइबर सुरक्षा को भी आधुनिक राष्ट्रीय रक्षा कवच का हिस्सा बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही गई है। फिर जो छठी शक्ति है वो है हरित और नीली अर्थव्यवस्था। ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को एक नई गति देने की बात कही गई है। हरित परिवहन और हरित विनिर्माण के जरिए हजारों रोजगार का सृजन करने के बाद नए नए रोजगार का सृजन करने का एक लक्ष्य रखा गया है। भारत की लंबी समुद्री सीमा है, पूरे देश को आप देख सकते हैं, और इसके जरिए नीली अर्थव्यवस्था की बड़ी संभावनाएं हैं। जो ब्लू इकोनॉमी की जो बात होती है, जो समुद्र से जुड़ी हुई इकोनॉमी है, उसकी एक अपार संभावना है, उसको आगे ले जाने की बात होती है। इसमें मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन और समुद्री तकनीक को विकास की नई धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा जो सातवीं, जो सबसे अंतिम शक्ति है, वो है भारत का सॉफ्ट पावर। जी, संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन से दुनिया तक भारत पहुंच सके, इसकी कोशिश की जा रही है। योग है हमारा, आयुर्वेद है, समग्र स्वास्थ्य सेवा से भारत की वैश्विक पहचान बने। हमारा जो हस्तशिल्प है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, उनको वैश्विक ब्रांड बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये मेड इन इंडिया ब्रांड बनेगा। और फिल्म, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल सामग्री में रचनात्मक महाशक्ति बनाना, ये हमारी पावर है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, और इसमें हम जो रचनात्मक महाशक्ति बने पूरी दुनिया में। इसके अलावा पर्यटन, खेल और कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था में भारत को वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनाया जाए कि यहां पर भी आइए, कंसर्ट करिए इंडिया में। यानी 7 धाराएं हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य है विकास का, विकसित भारत की नई विकास धारा का। यानी कि उत्पादन से कृषि पे आएंगे, नवाचार पे आएंगे, कनेक्टिविटी पे आएंगे, सुरक्षा पे आएंगे, हरित विकास पर आएंगे, और सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया को हम दिखाएंगे कि भारत की ताकत क्या है। तो 7 शक्तियां, 7 दिशाएं, लेकिन मंजिल एक, 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक सामर्थ्य वाला भारत बने। तो प्रधानमंत्री का यही संदेश है कि अलग अलग क्षेत्रों की तरक्की नहीं, बल्कि इन 7 शक्तियों को एक साथ जोड़कर भारत की सामूहिक शक्ति को एक नई ऊंचाई देना। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे भारतीय राजनीति के अटल अध्याय अटल बिहारी वाजपेयी की। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए, और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा।
पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारतीय राजनीति के अटल अध्याय, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने करीब 6 दशक के सार्वजनिक जीवन में राजनीति को विचार, सिद्धांत और राष्ट्र सेवा से नई पहचान दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा से याद कर रहा है। दिल्ली में सदैव अटल पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को अद्भुत दूरदृष्टि वाला असाधारण राजनेता बताते हुए कहा कि उनके विचार और प्रयास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अटल जी की पुण्यतिथि पर देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी विरासत और जन सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, कवि, हृदय नेता और राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन कर रहा है। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में अटल जी ने भारतीय लोकतंत्र को अपनी विचारधारा, दूरदृष्टि और ओजस्वी नेतृत्व से समृद्ध किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों और शुरू की गई विकास योजनाओं ने देश के विकास को नई दिशा दी। अटल जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य नेताओं ने भी अटल जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया। सुशासन और जन कल्याण पर उनका विशेष जोर सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। अटल जी की पुण्यतिथि पर देश भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीनों की शुरुआत की गई। इनमें सिर्फ 5 रुपए प्रति थाली की दर से लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अटल जी की पुण्यतिथि पर की गई यह पहल उनके अंत्योदय और जन कल्याण के विचारों को जन सेवा से जोड़ने का संदेश देती है। अटल जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों में कई वरिष्ठ नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धेय अटल जी का 6 दशक का सार्वजनिक जीवन निर्विवाद और निष्कलंक रहा है। उनके जीवन का ध्येय केवल एक था और वह था राष्ट्र प्रथम, और इसी को लेकर के जब भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने दल से ऊपर देश को महत्व दिया। अटल जी के लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प थी। यही वजह है कि उनके पुण्यतिथि पर देश उन्हें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे आदर्श के रूप में याद कर रहा है जिनकी छाप राजनीति की कई पीढ़ियों पर दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के अंत में हम सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान पर गरमाई सियासत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने भुलाया राष्ट्रगीत। अधूरे गान को लेकर देश से माफी की मांग। भाजपा ने लगाया 140 करोड़ देशवासियों की भावना का
अपमान करने का आरोप। राष्ट्रगीत के अपमान पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चैटर्जी ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, बिना शर्त माफी की मांग। कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। केरल में भी वंदे मातरम गान को लेकर भाजपा का नियमों के उल्लंघन का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा, चित्तौड़गढ़ और अलवर में विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। दोहराई सहकार से समृद्धि के विजन की प्रतिबद्धता। निम्बाहेड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का भी किया अनावरण। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। राज्य के सभी 24 जिलों में हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फूंके गए पुतले। 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की चेतावनी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।